हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से पुनः आप लोगों के सामने एक नवीन वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है वो सब इंजीनियर के एग्ज़ाम को लेके जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत निकली हुई है, उनकी जो एग्ज़ाम अभी होने वाली है जनवरी में, तो उसी को लेकर मेरा ये वीडियोज़ है। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉइल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं NHM सब इंजीनियर्स एग्ज़ाम, और हम बात कर रहे हैं सॉइल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ अ सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल होता है? यहाँ पे फाई हमारा जो इंडिकेट करेगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सॉइल करेगा। तो ए में देखें, ए हमारा ऑप्शन दे रखा 10 45 डिग्री -5। बी हमारा दे रखा 10² 45 + 5/2। सी ऑप्शन दे रखा 10² 45 डिग्री -5/2। और डी ऑप्शन है 10 45 डिग्री +5। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर है सी, क्या हमारा 10² 45 डिग्री -5/2। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 2। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगन्स टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज। बता रहा है कि जब 3 mm के हम रोल्स को थ्रेड करते हैं तो सॉइल जब उस मिनिमम वाटर कंटेंट पे टूटने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है लिक्विड लिमिट, ऑप्शन बी दे रखा हमारा प्लास्टिक लिमिट, ऑप्शन सी दे रखा हमारा श्रिंकेज लिमिट, और ऑप्शन डी दे रखा हमारा परमेबिलिटी लिमिट। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 3। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ क्ले इज यूजुअली, जो क्ले होती है उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना होता है? तो देखते हैं हम उसमें, ऑप्शन ए दे रखा 0 to 5 डिग्री, बी दे रखा 5 to 20 डिग्री, ऑप्शन सी दे रखा 20 to 30 डिग्री, और ऑप्शन डी दे रखा है 30 to 45 डिग्री। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 5 डिग्री टू 20 डिग्री हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन सॉइल्स। ऑप्शन ए इज caused due to the relative settlement of the soils, B is caused due in soft clay, ऑप्शन सी डिक्रीजेज द पाइल कैपेसिटी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो जो हमारा ऑप्शन राइट है वो डी ऑल ऑफ द अबो, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स रिलेटिव सेटलमेंट की वजह से भी होता है सॉइल के, और सॉफ्ट इज काज्ड बाय इन सॉफ्ट क्ले। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम। अ ग्रिलेज फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन कौन सी होती है? इज प्रोवाइडेड फॉर हेवली लोडेड आइसोलेटेड कॉलम्स, या ऑप्शन बी इज थ्रेटेड स्प्रेड फाउंडेशन, ऑप्शन सी कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ परपेंडिकुलर प्लेस्ड स्टील बीम्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा ऑप्शन डी राइट है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर टेस्टिंग अ सैचुरेटेड क्ले फॉर शियर स्ट्रेंथ द टेस्ट रिकमेंडेड इज, ऑप्शन ए डायरेक्ट शियर टेस्ट, ऑप्शन बी ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ऑप्शन सी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, या ऑल ऑफ दी अबोव। तो जो हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हमारा सी, तो हमारा सी राइट आंसर है। क्योंकि जो सैचुरेटेड क्ले को हम टेस्ट करते हैं फॉर शियर स्ट्रेंथ, तो वो टेस्ट हमारा कौन है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वोइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वोइड्स इज नोन एज। ठीक है, तो जो हमारा जो रेशियो है वॉल्यूम ऑफ एयर वोइड्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वोइड्स, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एयर कंटेंट, ऑप्शन बी परसेंटेज एयर वोइड्स, ऑप्शन सी परसेंटेज वोइड्स, या ऑप्शन डी पोरोसिटी। तो उसको हम बोलते हैं एयर कंटेंट बोलते हैं, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ एयर वोइड्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वोइड्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लें हम। द डेंसिटी ऑफ अ सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड, जो सॉइल की डेंसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए बाय रिड्यूसिंग द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर, ऑप्शन बी बाय इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ अ सॉइल ग्रेन्स, ऑप्शन सी बाय स्पेलिंग वाटर फ्रॉम पोर्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो हाँ, तो हम इन तीनों प्रोसेस के द्वारा सॉइल की डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। पिक अप द करेक्ट डेफिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, एक डेफिनेशन दे रखी है, तो ये जो 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से सही कौन सी है? ऑप्शन ए देखें, द लेटरल प्रेशर exerted by the soil when the retaining wall moves away from the backfill is generally known as active earth pressure of the soils. ऑप्शन बी,
The lateral pressure exerted by the soils when the retaining wall moves toward the soil is generally known as the patio earth pressure of the soils. ऑप्शन सी देखें, द लेटरल प्रेशर exerted by the soils when the retaining walls has no movement related to the backfill is known as the pressure earth pressure at rest of the soils. ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी. तो हाँ, ये जो तीनों डेफिनेशन दे रही है सभी सही है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें. इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्टिव प्रेशर के ए इज 1/3, द कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर अर्थ प्रेशर इज, तो कोफिशिएंट्स ऑफ के पी अर्थ प्रेशर की बात करें, के पी वो होता है 1/K, मतलब कि अपोजिट टू एक्टिव अर्थ प्रेशर. तो इसलिए अगर हमारा जो एक्टिव अर्थ प्रेशर 1/3 दे रखा, तो कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर अर्थ प्रेशर क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन. आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 11. द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर at a depth of 10 meter in dry cohesionless sand with an angle of internal frictions of 30 degree and weight of the soil is 1.8 ton per meter square. तो हमें क्या वो बोल रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर्स एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर in dry cohesionless sand with an angle of internal friction is 30 degree and with a weight of 1.8 ton per meter cube. The option is right is वो हमारा है ऑप्शन सी, 6 टन पर मीटर स्क्वायर. आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला पता ही है. एक्टिव अर्थ प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, और वो हमारा होता है के ए पी एच. एक्टिव अर्थ प्रेशर का हमारा फॉर्मूला ये होता है. यदि आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 6 टन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको दे रखा है फाई दे रखा है आपका, उसके बाद आपका दे रखा है डेप्थ दे रखी है एच, और आपका यूनिट वेट दे रखा है, मतलब कि यूनिट वेट आपका क्या होगा, डेंसिटी. तो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर से आप डेंसिटी वाला फॉर्मूला वैल्यू निकाल लोगे और फिर आप इसमें रख दोगे तो द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर आ जाएगा. आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12. यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ अ सॉइल कंटेनिंग कोर्स ग्रेन्स टू डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट, यू विल यूज. क्या यूज़ करोगे, ऑप्शन ए पिक्नोमीटर मेथड, ऑप्शन बी ओवन ड्राइंग मेथड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड मेथड, या ऑप्शन डी एल्कोहल मेथड. तो हम उसके लिए कौन सी करेंगे, पिक्नोमीटर मेथड को यूज़ करेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोइल्स डिपेंड्स अपॉन दी, तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल्स किस पर डिपेंड करती है, ऑप्शन ए साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ऑप्शन बी शेप ऑफ द पार्टिकल्स, ऑप्शन सी कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव. तो हम सबको पता है कि जो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल से वो डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के साइज पे भी डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के शेप पे भी डिपेंड करती है, और पार्टिकल्स की कोहेसिव प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है. इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी ऑल ऑफ द अबोव. क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 14. इफ वाटर कंटेंट ऑफ अ सोइल इज 40%, G is 2.7 and void ratio is 1.35, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है हमारा, आपको पता है फार्मूला आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन का, एस जी इक्वल टू डब्ल्यू ई. डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला, तो यहाँ से आप डब्ल्यू ई अपॉन जी, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी. आपका दे रखा है इफ वाटर कंटेंट्स ऑफ अ सॉइल इज 40% दे रखा है वाटर कंटेंट, तो यहाँ से इस रिलेशन से आपका क्या मिल जाएगा, आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन मिल जाएगा. तो ऑप्शन आएगा सी 80%. आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन अ कोहेजनलेस सोइल्स अटेन्स क्विक कंडीशन इट लूज, ऑप्शन ए शियर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी बेरिंग कैपेसिटी, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी. ठीक है, क्या बोल रहा है कि व्हेन अ कोहेजनलेस सोइल्स अटेन्स क्विक सेट कंडीशन, अगर वो क्विक सेट कंडीशन अटेंड कर लेगी तो वो उसको शियर स्ट्रेंथ भी लॉस कर देगी और बेरिंग कैपेसिटी भी, इसलिए ऑप्शन आएगा हमारा सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 देखें. When the seepage pressure becomes equal to the pressures due to submerged weight of a soils, the effective pressure is reduced to zero and the soil particles have a tendency to move up in the directions of flow. This phenomena is known as the, ये phenomena क्या कहलाता है, क्या क्या उसने बोला कि जब when the seepage pressure becomes equal to the pressure due to the submerged weight of the soils, the effective pressure is reduced to zero and the soil particles have a tendency to move up in the direction of flow.
मतलब कि फ्लो ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सॉइल पार्टिकल्स भी ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करना है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्विकसेंट कंडीशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए देखें, क्विकसेंट कंडीशन, ऑप्शन बी बॉइलिंग कंडीशन, या ऑप्शन सी क्विकसेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों को ही हम सेम नाम है, क्विक कंडीशन, बॉइलिंग कंडीशन या क्विकसेंट। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इफ जी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ई इज पोरोसिटी, द क्राइटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स, द क्राइटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो हमारा होता है क्राइटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है वो? जो हमारा क्राइटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स का फॉर्मूला होता है G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हमारा। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 18, मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सिल्ट सॉइल इज। सिल्ट सॉइल का मिनिमम पार्टिकल साइज क्या होता है? आपको पता होगा, किससे? ISU से। किससे? ISU से हमें पता है कि साइज क्या होगा, तो वो होगा हमारा सिल्ट पार्टिकल का साइज 0.002 mm, या जिसको हम बोलते हैं क्या, 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन्स। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अ कोर्स ग्रेन्ड सोइल्स हैव अ वॉइड रेशियो 0.75 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एज 2.75, द क्राइटिकल ग्रेडियंट एट विच क्विक सैंड कंडीशन ऑकर्स इज। तो अभी हमने देखा था क्विक सैंड कंडीशन का फॉर्मूला क्या होता है क्राइटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए। तो IC इक्वल टू क्या होता है? G-1/1 प्लस ई। तो रख दो यहाँ पे, हमारे पास जी दे रखा है, हमारे पास वॉइड रेशियो दे रखा है, तो हमारे जो क्रिटिकल कंडीशन आ गया, ऑप्शन ए में देखे क्या दे रखा है 0.25, ऑप्शन बी दे रखा है 0.50, ऑप्शन सी दे रखा है 0.75, या ऑप्शन डी 1। तो आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है इस फॉर्मूले के आधार पे, तो जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अ सॉइल हैज बल्क डेंसिटी 2.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। बल्क डेंसिटी आप सभी को पता है, बल्क डेंसिटी दे रखा है हमारा 2.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वाटर कंटेंट दे रखा है 15%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सैंपल्स, तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंपल्स क्या होता है आपको पता है? ड्राई डेंसिटी YD इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में दे रहेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दे रहेगा 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी दे रहेगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ऑप्शन डी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देख सकते हैं हम कि पहला तो हमारा गलती हो गया, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी आती है वो मीटर क्यूब में आती है, इसलिए एक तो गलती हो गया। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। तो अगर हम वैल्यू रख दें, बल्क डेंसिटी आपको दे रखी है 2.30, और उसके बाद हम रख दें वाटर कंटेंट 1 प्लस 15% दे रखा, तो 1.15। अगर इसकी हमने वैल्यू रख दी तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा हमारा बल्क डेंसिटी, तो वो आएगी हमारी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ड्राई डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें हम, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज मेड बाय, किससे हम वाटर कंटेंट मेजर करेंगे एक्यूरेटली? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ऑप्शन बी सैंड बाथ मेथड, ऑप्शन सी एल्कोहल मेथड, या ऑप्शन डी ओवन ड्राइंग मेथड। तो हम सबको पता है कि अगर एक्यूरेट हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है तो वो ओवन ड्राइंग मेथड इज द बेस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द रेंज ऑफ वेरियस सिल्ट पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन इज। सिल्ट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सिल्ट पार्टिकल्स की रेंज क्या होती है एज पर IS क्लासिफिकेशन? ऑप्शन ए 0.425 टू 0.075 mm, या ऑप्शन बी 2.00 टू 0.42 mm, ऑप्शन सी 4.75 mm टू 2.00 mm, या ऑप्शन डी 2.075 टू 0.002 mm। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। कि हमारा जो सिल्ट पार्टिकल्स होता है वो 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन्स के बीच में होता है। कितना? 75 टू 2 माइक्रोन के बीच की बात होता है। किसकी हम बात करें? माइक्रोन। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 17। In the case of plastic loading in the case of plate loading test that determines the soil's bearing capacity, the square bearing plate size must be। तो जो हमारा प्लेट लोडिंग टेस्ट होता है
उसमें हम बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल्स निकालते हैं, सेटलमेंट्स। तो इसके जो स्क्वायर बेरिंग प्लेट्स होती है उसका साइज क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए लेस देन 300 mm, ऑप्शन बी बिटवीन 300 mm टू 750 mm, या ऑप्शन सी बिटवीन 750 mm टू 1 मीटर्स, या ऑप्शन डी ग्रेटर देन 1 मीटर। तो हमारा चाहिए 300 mm से 750 mm के बीच में होना चाहिए जब प्लेट लोड टेस्ट हम बेरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, विच ऑफ दीज विल बेस्ट कंपैक्ट द कोर्स ग्रेन सॉइल? ऑप्शन ए ड्रम रोलर, ऑप्शन बी रबर टायर्ड रोलर, ऑप्शन डी वाइब्रेटर रोलर, या ऑल ऑफ दीज। जो अब हम कोर्स ग्रेन सॉइल्स को हम जब कंपैक्ट करते हैं, जब हम रोड बनाते हैं, तब हमें कौन सा रोलर का यूज़ करना चाहिए? तो वो हमारा है वाइब्रेटर रोलर को यूज़ करना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रोड की, रोड वर्क की, जिसमें हम सॉइल को कंपैक्ट करते हैं, तो वो वाइब्रेटर रोलर इज द बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर, ये 19 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका क्या कह रहा है कि बाय व्हाट आर रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड? ठीक है, रेसिडुअल फॉर्म किसके द्वारा फॉर्म्ड होती है? ऑप्शन ए दे रखा ग्लेशियर्स, ऑप्शन बी आपका दे रखा वाटर, ऑप्शन सी दे रखा आपका विंड, या ऑप्शन डी दे रखा नन ऑफ दीज। तो जो हमारी रेसिडुअल्स फॉर्म्ड होती है वो नन ऑफ दी अबोज, इनके द्वारा नहीं होती है। आगे देखें हम, डिपोजिशन से होता, मतलब कि लाखों वर्ष बाद डिपोजिशन के बाद होता है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसपोर्ट विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सोइल्स? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस प्रकार के सोइल्स का ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शन ए लॉइज, ऑप्शन बी टालस, ऑप्शन सी ड्रिफ्ट, या ऑप्शन डी ड्यून सेंड्स। तो वो हमारा करता है ऑप्शन बी टालस। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था, और ये क्वेश्चन नंबर हम 21 देख रहे हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड इज अप्रोक्सीमेटली, सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2.2, या ऑप्शन डी 2.6। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2.6। क्वेश्चन नंबर 22 देखें हम, the maximum shear stress occurs on the filament which makes an angles with the horizontal plane equal to। तो आप सभी को पता है कि वो 45 डिग्री होता है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है 45 डिग्री। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखें हम, अ फुली सेचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। कौन सी सॉइल फुली सेचुरेटेड कहलाएगी? फुली सेचुरेटेड मतलब जिसमें वाटर भी हो, एयर नहीं हो। A two-phase system with soils and water, B one-phase system, C two-phase system with soil and air, या ऑप्शन डी थ्री फेज सिस्टम। तो वो हमारा राइट आंसर होगा ए टू फेज सिस्टम्स ऑफ सोइल एंड वाटर्स। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सोइल स्केलेटन होता है वो लाइक दैट होता है। ये इसमें ये अगर 3 लेयर हैं, अगर हम इसकी बात करें सोइल, वाटर और ये एयर, तो यदि इसमें तीनों हैं तो वो सेमी सेचुरेटेड कहलाती है, और यदि 2 ही हैं, अगर सोइल और वाटर है तो सेचुरेटेड कहलाती है। ठीक है, और अगर सोइल और एयर ही है तो वो ड्राई सोइल कहलाती है। तो इसलिए ये हमारा किसकी बात करें? सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड में हमारा एयर वाला ऑप्शन नहीं रहता, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा, अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना देख रहा है, 2 फेज देख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन इज राइट ए। आज का एंडिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ क्ले सोइल? क्ले सोइल की परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? ऑप्शन ए फॉलिंग हेड मेथड, ऑप्शन बी हॉरिजेंटल परमेबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन सी कांस्टेंट हेड मेथड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सबसे बेस्ट मेथड है वो फॉलिंग हेड मेथड से, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये तो हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग फॉर एनएचएम सब इंजीनियर्स। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।